submission of death sentence for confirmation. See, अब देखिए पॉइंट्स को समझते हैं पहले टॉपिक को पूरा. Who provides the death sentence? So it's always the death sentence given by who? That shall be given by the session judge. Session judge. But this sentence is subject to the confirmation by the High Court. Okay, confirmation by the High Court means the session court may pass any sentence is authorized by the law. But when the matter concerned with the death sentence, it shall be subject to the confirmation of High Court as passed by the Court of Session. तो इसी के ऊपर चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 13. इट मीन्स दैट अगर सेशन कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस देती है तो उसकी ऑटोमेटिकली सबमिशन होती है हाई कोर्ट में. किस लिए? हाई कोर्ट से कंफर्मेशन के लिए. और जब तक हाई कोर्ट कंफर्म ना करे वो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होता. तो सेक्शन 407 सबसे पहले इसी पॉइंट पे है. अब देखिए सेक्शन 407 क्या कहता है. लेट्स सी द पॉइंट व्हाट गिवन इन सेक्शन 407. इट सेज दैट व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेज ए सेंटेंस ऑफ डेथ, पास कर दिया तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो प्रोसीडिंग है शैल फोर्थविथ बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट. दिस थ्री थिंग्स. और उसके थर्ड स्टेज में कह रहे हैं कि सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट. दैट द फर्स्ट थिंग व्हाट वी गॉट दैट. एंड इट इज सेड दैट कि डेथ सेंटेंस जो इनिशियल लेवल पे है हमेशा सेशन कोर्ट पास करेगी. कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डेथ सेंटेंस को पास करेगी, है ना. और जो प्रोसीडिंग्स है उसके बाद वो कहाँ सबमिट होगा? वो हाई कोर्ट में सबमिट होगा. हाई कोर्ट में सबमिट होने का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट लाइक द अपील और रिवीजन वेयर द एग्री पार्टी इज गोइंग. देयर इज नो नीड टू गो टू द अपील बाय द एग्री पार्टी. वंस द सेशन कोर्ट पासेस द डेथ सेंटेंस इट शैल ऑटोमेटिकली सबमिटेड टू द हाई कोर्ट फॉर इट्स कंफर्मेशन दैट यू नो. और जो भी सेंटेंस तो डेथ सेंटेंस दिया है वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट इसको कंफर्म ना कर दे. सपोज दैट हाई कोर्ट टेक्स 1 year to confirm it, means that the death sentence shall pending for that 1 year. So it's point required here that let the High Court be confirmed on that. Only after that the execution shall take place, otherwise not. अच्छा, अब इसमें एक सिचुएशन और है कि कोर्ट अगर पास कर रही है सेंटेंस को तो कमिट कर देगी कन्विक्टेड पर्सन को जेल में, एक वारंट में निकाल के उसको जेल में रखेगी. इट जस्ट मीन दैट once the court announced the death sentence and later on it is supposed to go to the high court for the confirmation. So where the accused be for each interval period, then it says that he shall be under the jail custody. He shall be under the jail custody for that very time. So this is the situation which we got that you know. सही है यहाँ तक. मतलब जब तक हाई कोर्ट कंफर्मेशन ना दे दे डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे. और डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट जब तक नहीं होगा तब तक जो कॉन्विक्टेड पर्सन है वो कहाँ रहेंगे? कस्टडी में रहेंगे. ठीक है. सेंटेंस ऑफ डेथ पास हुआ है, प्रोसीडिंग सबमिट करेंगे कंसर्न हाई कोर्ट में. डिसीजन जो ट्रायल कोर्ट का होगा, कोर्ट ऑफ सेशन का होगा, ये फाइनल नहीं है जब तक कंफर्म ना कर दे हाई कोर्ट. और प्रोसीडिंग सबमिट कर हाई कोर्ट को. और सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड unless it is confirmed by who? By the High Court. ठीक है. एंड हालांकि ये सेक्शन में कोई पावर्स की बात नहीं की गई है, ये सिर्फ एक प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब कर रहा है. और जो प्रोसीजर है सबमिशंस के लिए हाई कोर्ट में, ये एक मैंडेटरी प्रोसीजर है. एंड कोर्ट ऑफ सेशन पास कर रही है डेथ सेंटेंस को तो ऑब्वियसली प्रोसीडिंग जो है सबमिट की जाएगी. कहाँ पे? कंसर्न हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग सबमिट की जाएगी. This is the matter we called here on this concern. और जब भी कोर्ट पास कर रही है सेंटेंस कन्विक्टेड टू जेल कस्टडी, ऑर्डर करिए कस्टडी में, इट इज नॉट एन इम्प्रीजमेंट रादर देन सिंपल कस्टडी बिकॉज द एक्यूज्ड हैज अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस एंड देयर कैन नॉट बी इम्प्रीजमेंट इन द केस. सही है. दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर. दिस वाज द पॉइंट कॉल्ड हियर. नेक्स्ट पॉइंट. Next point. Power to direct further inquiry to be made or additional evidence to be taken. That's therefore under section what?
408. Let us see what's given on that. Power to direct further inquiry to be made or additional evidence to be taken. अब देखिए, मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूँ, आप थोड़ा इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा चीज़ों को. अभी मैं एक पेज लेता हूँ पहले, जस्ट फॉर योर रेफरेंस दैट वी आर टेकिंग ए पेज. कोर्ट ऑफ सेशन जो है किसी एक्यूज्ड के लिए पास कर रही है डेथ सेंटेंस. किसी भी एक्यूज्ड के लिए कोर्ट ऑफ सेशन क्या पास की? डेथ सेंटेंस पास की. अब कोर्ट ऑफ सेशन के पास करने से ही फांसी नहीं होती है. इसके लिए पहले इसको कोर्ट ऑफ सेशन को ये सेंटेंस सबमिट करना पड़ेगा. सबमिट अंडर सेक्शन विच 407. कहां पे सबमिट करना पड़ेगा? हाई कोर्ट पे सबमिट करना पड़ेगा. मस्ट बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में इसको सबमिट करना पड़ेगा. क्लियर? दैट्स फाइन. अब देखो, जब हम हाई कोर्ट में इसको सबमिट करते हैं इन चीजों को, तो अब एक सिचुएशन को आप और अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनिएगा. हाई कोर्ट क्या करेगी? कितनी लेवल तक पावर है हाई कोर्ट को? क्या हाई कोर्ट पूरी ट्रायल फिर से चलाएगी? तो हाई कोर्ट बेसिकली कुछ भी कर सकती है. हो सकता है केस का रीट्रायल ऑर्डर कर दे, हो सकता है कन्विक्शन ऑर्डर कर दे, कन्विक्शन को कंफर्म कर दे, हो सकता है डेथ सेंटेंस को वो कम्यूट कर दे, हो सकता है उसको एक्यूटल में कन्वर्ट कर दे, हो सकता है फ्रेश चार्ज बना दे, पेपर करने को कह दे. मतलब बेसिकली पहले क्या करेगी? द कोर्ट शैल, हाई कोर्ट शैल कंडक्ट व्हाट? एंड इंक्वायरी. हाई कोर्ट क्या करेगी? इंक्वायरी कंडक्ट करेगी. हाई कोर्ट शैल कंडक्ट द इंक्वायरी. अब जब हाई कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करती है तो उसके बाद जो है ना, हमारा एक सिस्टम बड़ा सिंपल होता है. हाई कोर्ट की इंक्वायरी के बाद हमारा एक सिचुएशन, आप समझिए, ध्यान से आप बात को समझिए. कहते हैं क्या है? इफ व्हेन द सच प्रोसीडिंग सबमिटेड, हाई कोर्ट थिंक्स दैट ए फर्दर इंक्वायरी शुड बी मेड इनटू द एडिशनल एविडेंस. दिस वन. तो यहां पे कोई भी पॉइंट जो बियर कर रहा है गिल्ट या इनोसेंस ऑफ कन्विक्टेड पर्सन, वो क्या करेगी? इंक्वायरी करेगी, एविडेंस लेगी और डायरेक्ट करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्ट करेगी कि इस एविडेंस को देखो या इस गवाही को फिर से करवाओ. जैसे होता है ना, कोई गवाही है, कोई गवाही सही से नहीं हुई है. एक होता है ट्रायल होता है, एक होता है मिस ट्रायल हो जाना. ट्रायल कभी कभी मिस ट्रायल होता है. तो हाई कोर्ट इस बात को पकड़ लेती है कि यस, दिस वाज द मिस ट्रायल. और व्हेनेवर इट कम्स मिस ट्रायल, तो हाई कोर्ट क्या करती है? उसकी एक फ्रेश इंक्वायरी करवाएगी, अकॉर्डिंगली इंक्वायरी को कंडक्ट करेगी और फिर से उस सिचुएशन को फॉलो करेगी. अच्छा, अब देखिएगा, क्या वो कॉन्विक्ट पर्सन, मतलब जिसको सजा हो गई है, जिसको फांसी हो गई है, क्या हाईकोर्ट के प्रोसीडिंग के दरमियान उसको हाईकोर्ट आना पड़ेगा? तो एक सिचुएशन यहां पे इसके ऊपर भी है. यहां पे सिंपली कह रहा है प्रेजेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन क्या करेंगे? डिस्पेंस कर सकते हैं. जब इंक्वायरी हो रही है और जब एविडेंस लिए जा रहे हैं तो उसके प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं? डिस्पेंस कर सकते हैं. लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं, उसको बुलाना चाहिए. तो यहां पे बात बड़ी क्लियर है, अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स. दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर. अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट. ठीक है. इंक्वायरी एविडेंस नॉट मेड टेकन बाय द हाई कोर्ट. जो भी रिजल्ट है इंक्वायरी की, एविडेंस शैल बी सर्टिफाइड टू सच कोर्ट. रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी मस्ट बी सर्टिफाइड टू द कोर्ट देयर. सो दिस वाज सेक्शन नंबर 408 जो कि हम यहाँ पे फाइंड आउट किए. So these are the two provisions called here section 407 and 408. 407 refers that the death sentence shall be submitted before the High Court, and 408 simply says here that the High Court may conduct the inquiry on that matter. High Court may dispense with the attendance of the convicted person. This is situation called here. Now, अब देखो High Court क्या क्या पावर है, क्या क्या कर सकती है उस चीज को. डेथ सेंटेंस आया, सपोज करो कि एक पर्सन को डेथ सेंटेंस मिल गई. सेशन ने कहा कि भाई राजू को फांसी, hanged till death. Now it is submitted before the High Court. And what's the power the High Court has got? That सबसे पहली पावर यहाँ है, may confirm the sentence. 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 May confirm the s
अब यहाँ पे सेशन जज को देखना पड़ेगा कि सेशन जो अपने ऑर्डर ड्राफ्ट करते हैं वो कितने प्रॉपर जजमेंट से सपोर्ट करते हैं उनको, और बिकॉज जब भी डेथ सेंटेंस वो पास करेंगे मैटर हाई कोर्ट में जाना 100% तय है, बिकॉज दिस इज अ प्रोसीजर। तो वहां पे जो हाई कोर्ट के जज बैठे हैं वो उसको पूरे ऑर्डर को देखेंगे, समझेंगे, और उनको हो सकता है कि वो कंफर्म कर दे सेंटेंस, और या फिर वो पास करे अदर सेंटेंस जो वारंटेड बाय लॉ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, सपोज दैट देयर वाज द केस ऑफ मर्डर एंड कोर्ट ऑफ सेशन convicted the accused by death sentence. Now the matter has gone for the confirmation by the High Court. The High Court is changing the situation and High Court जो है उस death sentence को क्या कर रही है, convert कर दी, life imprisonment में convert कर दी. So there is the circumstance that the High Court may confirm the death sentence or High Court may convert it into the another sentence. There is the possibility right now. मतलब फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने किस में बदल दिया, उम्र कैद में बदल दिया, पास इन अदर सेंटेंस। तो क्या मर्डर का केस था, हाई कोर्ट ने फाइंड आउट किया कि इसको फांसी नहीं होनी चाहिए, इसको 20 साल की जेल होनी चाहिए। क्या हाई कोर्ट 20 इयर्स की इंप्रिजमेंट में चेंज कर सकती है, इसको 20 साल के जेल में कन्वर्ट कर सकती है? आप बताओ। हाई कोर्ट जो है चाह रही है कि सेंटेंस को, जो डेथ सेंटेंस दिया है सेशन कोर्ट ने, वो उसको बदल दे, वो डेथ सेंटेंस को बदल करके 20 इयर्स के इंप्रिजमेंट्स में उसको डालना चाह रही है। कैन द हाई कोर्ट डू दैट और नॉट? व्हाट डू थिंक ऑन दैट? हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को चेंज करके, जब डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए गया तो हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को बदल करके क्या देना चाहती है, 20 इयर्स की जेल। कैन द हाई कोर्ट डू सो? व्हाट डू थिंक ऑन दैट? क्या कह रहे हैं आप, बताइए क्या कहना है? क्या हाई कोर्ट ऐसा कर सकती है? यस सर, बताइए। राजू was accused in a murder case and it was a brutal murder. The session court has convicted him कितने से, डेथ से, डेथ सेंटेंस दिया सेशन कोर्ट ने। नाउ हाई कोर्ट wants to convert it for the imprisonments of 20 years. Can the high court do so? तो यहां पे कहा है कि that's called warranted by law. That is एक वर्ड और है, warranted by law, मतलब हाई कोर्ट वो नहीं कर सकती है जो लॉ में नहीं लिखा हुआ है। अब मर्डर के लिए सजा क्या है? लाइफ इंप्रिजमेंट का, हाँ तो लाइफ ही देना पड़ेगा, ईयर स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। वो तो छोड़ते हैं, वो अलग बात है। अभी तो मैं जो बोला था उसको दूसरे तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। जब सजा देंगे उसमें भी तो लाइफ इंप्रिजमेंट की देंगे, लेकिन जब आगे चल करके बात जाएगी ना तो ये नहीं बोला था, नहीं ईयर स्पेसिफाई लाइफ इंप्रिजमेंट में थोड़े होता है। अब सीधे बोला लाइफ इंप्रिजमेंट। दूसरे वाले जो पॉक्सो वगैरह केस होता है वो अपने लिखा हुआ है टिल द एंड ऑफ द नेचुरल लाइफ, इसमें सीधा लाइफ इंप्रिजमेंट रहता है। अब चाहो तो इसको जो है इसको बैक कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेक्टिफाई। अब जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, एक दिल्ली में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ था। आपने नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा प्रियदर्शनी मट्टू, काफी पॉपुलर केस था। आज से 25 साल पहले, 25 ईयर्स, अराउंड 2001 की बात है, 2001 की बात है। शी वॉज द लॉ स्टूडेंट और उसमें एक बॉय था, उसका नाम था परहैप्स संतोष नाम था, और उसने इसका रेप किया और मर्डर किया, ठीक है। इसको लाइफ इंप्रिजमेंट हुई। वहां पे हम ईयर स्पेसिफाई नहीं करते हैं, कोई ईयर स्पेसिफाई नहीं किया जाता। लेकिन अब क्या हुआ, जब जेल में 25 साल हो गए इसके, ठीक है, जेल में जब 25 साल हो गए तो इसने अब जेल से छोड़ने के लिए रिट पिटीशन फाइल किया। पहले तो उसकी जो कमेटी होती है वहां लगाया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अभी हाल की बात है 2-4 दिन के पहले। और कोर्ट में गया वो, दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने अथॉरिटी को रिकंसीडर करने को कहा कि इसको रिकंसीडर करो, जेल में काफी दिन हो गए हैं। सो आई नेवर टोल्ड कि लाइफ इंप्रिजमेंट है तो वहां ईयर स्पेसिफाई करके देते हैं, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर। हो सकता है कोई दूसरा एक्सेप्शनल केस होगा, एक या तो हो सकता है लाइफ इंप्रिजमेंट टिल द एंड ऑफ द नेचुरल लाइफ, ओनली दिस थिंग देयर। अब यहां पे मैं कहता हूं क्या कि अगर मर्डर का केस है तो मर्डर का केस क्या बोलेंगे, इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर डेथ सेंटेंस।
तो हाई कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती इसको 20 इयर्स की इंप्रिजमेंट पे कन्वर्ट कर दे. दैट शुड नॉट बी लाइक दैट. नो, इट शैल ऑलवेज बी रिटन दैट वाज इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ. दिस वन. तो यहां पे कहा कि मे कंफर्म द सेंटेंस एंड पास एनी अदर सेंटेंस दैट वारंटेड बाय लॉ. अच्छा, दूसरी बात होता है क्या, वो एनल कर सकती है कन्विक्शन को. ये क्या बात हुई, पूरा का पूरा कन्विक्शन ही एनल कर दिया. एनल करने का मतलब क्या हुआ, वो कह गए तुम बाइज्जत बड़ी, घर जाओ. मतलब कई बार होता है कि हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का फैसला सीधा रिवर्ट हो जाता है. सेशन में इतना बढ़िया से केस चला, सेशन ने जिस एविडेंस को अप्रिशिएट किया, हाई कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट करने से मना कर दिया. कौन सा एक्यूटल अलग होता है, एनएल कर दिया पूरे सेंटेंस को. सही है, यहां वर्ड एनएल लिखा है, यहां वर्ड एनएल लिखा है, बट इट इज रेफर टू द एक्यूटल एज वेल. देयर एनएल वर्ड लिखा है. एनएल वर्ड इसलिए लिखा हुआ है कि लोअर कोर्ट के फैसले को वो नॉर्मली वो ये कर रहे हैं, उसको खारिज कर रहे हैं. दैट्स व्हाई द एनएल लिखते हैं. नॉर्मली जब हम अब यहां देखिएगा, नॉर्मली जहां भी हम देखते हैं ना, जब हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वर्ड यही आता है, रिवर्स कर देना, एनएल कर देना, ऐसे ही वर्ड आता है. लोअर कोर्ट के फैसले को क्या किया, रिवर्स कर दिया. देन यू हैव टू एज्यूम द थिंग इज एक्यूटल दैट. नो, ठीक है. तो अब जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि कौन सा केस ऐसा पॉपुलर था जहां पे लोअर कोर्ट के फैसले को, लोअर कोर्ट ने फांसी दे रखी थी और हाई कोर्ट ने उस फांसी को एनएल कर दिया. विच वाज दैट केस? एक दो केस बताया था, कई बार एग्जांपल दिया था. प्रोफेसर गिलानी, नहीं, प्रोफेसर गिलानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के लेक्चरर हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं वहां पर, और उनको पूरी केस चली थी उनके ऊपर पार्लियामेंट अटैक को लेकर के, जिसमें अफजल गुरु वॉज द मेन एक्यूज्ड, और अफजल गुरु इनके घर पे रहा था. और जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई देन ही वॉज ऑल्सो द मेन एक्यूज्ड, प्रोफेसर गिलानी. एंड जब केस चली तो अफजल गिलानी को और अफजल गुरु को, दोनों को फांसी की सजा हुई, है ना. देयर आफ्टर दैट मैटर वाज सबमिटेड बिफोर द हाई कोर्ट, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट. और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो गिलानी की जो कन्विक्शन है उसको क्या किया, एनएल कर दिया. ठीक है, तो इट वाज एनएल एंड कन्विक्ट द एक्यूज्ड ऑफ द सेशन माइट हैव कन्विक्टेड. Annul the conviction and convict the accused of any offence of which the court of session have convicted, or order a new trial on the same or amended charge. एक चीज मैं और बता दूं आपको एनएल के बारे में. देखो, एक्यूटल से बोलते हैं ना, तो एक्यूटल इज ए वेरी वाइडर थिंग. ये कहता है कि भाई आप बिल्कुल इनोसेंट हो, है ना. मतलब सिंपली कहा कि आप बिल्कुल इनोसेंट हो. देखो, सिर्फ इनोसेंट होने की वजह से ही कोई नहीं छूट जाता, सजा से नहीं बच जाता, और दिखता है कि पूरी गिल्टी है, किया है कुछ काम. बट समटाइम्स इट मे हैपन दैट द प्रोसिक्यूशन इज नॉट एबल टू प्रूव द ऑफेंस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट. प्रोसिक्यूशन के ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ऑफेंस को रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूव करे. लेकिन हमारा डिफेंस इतना मजबूत है ना कि प्रोसिक्यूशन जो भी एविडेंस लाता है, डिफेंस उसमें कुछ ना कुछ डाउट्स क्रिएट कर देता है. वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाया, डिफेंस कहता है कि मरने के 48 घंटे के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, सैंपल रिजल्ट कैसे प्रॉपर आएगा, डाउट वहां भी. सैंपल को इतने देर तक थाने में क्यों रखे गए. मतलब अगर हम सही से समझे ना, तो जो साइंटिफिक एविडेंस जो है ना, उसमें भी डाउट क्रिएट किए जा सकते हैं. और डिफेंस, अगर हमारा कोई कोर्ट केस चलता है क्रिमिनल का, तो कानून किसकी तरफ इंक्लाइंड होता है, डिफेंस की तरफ या प्रोसिक्यूशन की तरफ? और डिफेंस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है. एविडेंस एक्ट में पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट भरा हुआ आपको मिलेगा कि विटनेस कहां डिस्क्रेडिट हो जाएगा, एविडेंस कहां पे इनफैक्चुअस हो सकता है. मैक्सिमम जगहों पे सब यही सारी बातें लिखी हुई है प्रोसीजर्स में. वहां लिखते हैं पुलिस को कन्फेशंस रिलेवेंट नहीं है, तो पुलिस अगर लीडिंग एविडेंस डिस्कवर करती है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एवरीवेयर. मतलब आप सोचो कि अगर आप रिसर्च करने बैठो, अगर कोई एडवोकेट बढ़िया से लग जाए कि हमें तो अपने क्लाइंट को बचा के निकाल देना है कोर्ट से, हमको इसको सजा नहीं होने देना है, नो डाउट हो सकता है कि उसको सजा ना हो. डर में भी आप देखते हो ना, एक जो भी जेल में जिसके कन्विक्शंस होते हैं, नॉर्मली गरीबों का ज्यादा हो जाता है, अमीर लोग बहुत जल्दी बच के निकल जाते हैं.
है ना? कोई हिरन मार दिया, पता चलता है कि मारा किसने, वो बड़ी है, मारा किसने वो भी नहीं ढूंढ पाया, हिट एंड रन किया, वो भी बच गए। होता क्या है ना कि इन सभी सर्कमस्टेंस में एविडेंस एक्ट जो होता है या जो सीआरपीसी होता है वो एक्यूज की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होता है, और अगर आप उस चीज को समझते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो किसी को सजा से बचाना बहुत मुश्किल नहीं है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि उसको समझे कि भाई वो एक्यूटल है। वहां जज अपने ऑर्डर लिखते हैं, बताते हैं कि भाई ये एलिगेशंस है, ये एविडेंस आया, एविडेंस इज डाउटफुल, वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट दिस एविडेंस देयर। It doesn't mean that it is the pure acquittal. It means that the person was acquitted just because of he has been given the benefit of doubt, और benefit of doubt से उसको क्या किया गया, छोड़ा गया। So this is the situation called here. That's why the word NL used here. That's why the word NL used here. मैं क्या बता रहा हूँ, सुरेंद्र कोहली है, सुरेंद्र कोहली को किसने छोड़ा? हाई कोर्ट ने छोड़ा। कैन बी से दैट एक्यूटल हुआ उसका? हम उसको एक्यूटल कह सकते हैं? हम उसका एनएल वर्ड ही यूज करेंगे। हाईकोर्ट ने एनएल ही किया, हम यही वर्ड यूज करेंगे। क्यों भला? सारे सबूत उसके खिलाफ थे, अभी भी है, लेकिन सबूत में जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी ना, वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं हुई। क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट? भाई आप वीडियो कैमरा के सामने अपने जुर्म को कबूल कर रहे हो, मैजिस्ट्रेट के सामने कबूल कर रहे हो, ठीक है भाई, आप चेक कर सकते हो वीडियो में एडिटिंग नहीं किया, कोई एडिट नहीं किया गया है वीडियो में। वहां पे जब हाईकोर्ट में जा रहा है तो हाईकोर्ट के जज बोलते हैं भाई लॉ तो ये कहता है कि जब आप वीडियो देते हो तो उसका रॉ फुटेज होना चाहिए, रॉ वीडियो होना चाहिए। होता है ना, जैसे आप मोबाइल की रिकॉर्डिंग देते हो कोर्ट में, तो आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए जिसमें आपने ओरिजिनली रिकॉर्ड किया है। आपने वीडियो अपने मोबाइल से लेकर उसके मोबाइल में ट्रांसफर कर दिया और वो मोबाइल कोर्ट में लगी हुई है, लगे ठीक है, आपने पेन ड्राइव दे दिया, आपने सीडी दे दिया, लगे ठीक है, लेकिन चूंकि जहां जो उसका फर्स्ट सोर्स था, जहां वो रिकॉर्ड हुआ है, वो चीज आपके पास होना चाहिए एग्जिबिट के लिए, अदरवाइज वो एविडेंस जो अप्रिशिएट नहीं होगा। उनका क्या था? वो रॉ वीडियो ही गायब थी। हाई कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो नहीं चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेन जो इसका जो इनके पास सबूत था, कन्फेशन। जो कन्फेशन किसके पास दिया था? मैजिस्ट्रेट के पास दिया था। इवन एफिडेविट गायब थी, एफिडेविट नहीं था, ना मैजिस्ट्रेट का एफिडेविट था, ना एक्यूज्ड का एफिडेविट था। एवरीबॉडी नोज दैट द पर्सन हैज कमिटेड द क्राइम, बट बचा कैसे? क्यों बचा? क्योंकि जो सबूत चाहिए थी, जिस लेवल की सबूत चाहिए थी, वो सबूत जो है वो अवेलेबल नहीं था। दैट सो दिस इज व्हाई द एनएल वर्ड इज यूज्ड, एक्यूटल वर्ड यहां पे यूज नहीं हुआ है। सही, तो एक्यूटल वर्ड को बड़े सावधानी से यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते। तो हम कहते हैं सेशन माइट हैव कन्विक्टेड हिम, और देखिए सेशन ऑर्डर करती है न्यू ट्रायल। अब सुनो जरा, एक बात ध्यान सुनो, एक बात आप ध्यान सुनो, न्यू ट्रायल, एक बात ध्यान सुनिएगा। कभी कभी कहते हैं ना, जब सेशन कोर्ट में केस है और जब केस जाता है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट का लेवल अलग होता है फिर, है ना, बहुत अलग लेवल होता है हाई कोर्ट का। वहां के एडवोकेट्स बहुत ही मंजे हुए होते हैं, सबूत को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। इतनी सारी डिफॉल्ट्स निकाल के रख दिया हाई कोर्ट में एडवोकेट ने कि सर आप ये देखो, योर लॉर्डशिप, देयर इज द मिस ट्रायल, देयर इज द मिस ट्रायल, द पुलिस हैज नॉट कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन इनटू द प्रॉपर मैनर। पुलिस ने ये छोड़ दिया, पुलिस ने वो छोड़ दिया, ये स्टेटमेंट नहीं लिया, और ट्रायल कोर्ट ने इसको कंसीडर ही नहीं किया, इसको अप्रिशिएट ही नहीं किया, इस बात को किसी ने देखा ही नहीं। सो अब आपको देखोगे आरूसी मर्डर केस में क्या हुआ था। एक गर्ल अपने घर में मरी हुई पाई गई, उसके पेरेंट्स को अरेस्ट किया गया, मुकदमा चला, हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए गया, हाई कोर्ट ने बोला दैट इज द मिस ट्रायल, एविडेंस प्रॉपर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में लैकिंग है। फिर से इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया, वहां फिर से इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया, फिर से नई ट्रायल हुई, दिस वन। तो ऑर्डर ए न्यू ट्रायल on the same or an amended charge, this one, there is the situation called here। और तीसरी बात बड़ी सिंपल है, may acquit the accused person। यहां पे ये that is a pure acquittal, that you know, that is a pure acquittal।
ठीक है यहां तक? प्रोवाइडेड नो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन जब तक पीरियड अलाउड फॉर प्रेफरिंग एन अपील एज एक्सपायर्ड or if the appeal is presented within such period until such appeal is disposed of. This one. अब एक सिचुएशन और समझिए, लेट्स सी द पॉइंट वी गॉट देयर. See, the matter has gone for the confirmation. What's there? The session court has passed the death sentence and the death sentence has gone for the confirmation by the high court. हाई कोर्ट में रखा गया. अच्छा, जो एक्यूज्ड जो जेल में बंद है, जिसको फांसी की सजा हुई है, क्या उसके पास अपील फाइल करने का अधिकार होगा? या हम उसको बोले कि भाई हाई कोर्ट देख तो रही है तुम्हारा डेथ सेंटेंस को, हाई कोर्ट तो तुम्हारा डेथ सेंटेंस देख तो रही है, वहीं पे वो बात कह लो, अपील क्यों करोगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? द पर्सन ऑफ कोर्स is about to be executed but of course stay लग गई है क्योंकि हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगी तभी होगा. तो वन साइड इट हैज गॉन फॉर द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, अनदर साइड द एक्यूज्ड वांट्स टू अपील. कहां पे अपील होगी इसकी? हाई कोर्ट में अपील करना चाहता है. बताइए, कर सकता है अपील? तो अपील बार्ड नहीं है, अपील इज नॉट बार्ड एट ऑल. सही है. अब आप बोलोगे रेस जुडिकेटा सेम मैटर दोनों में आ जाएगा फिर, तो रेस जुडिकेटा किसके लिए है? सिविल के लिए होता है, क्रिमिनल के लिए नहीं होता रेस जुडिकेटा. क्रिमिनल रेस जुडिकेटा है वो दूसरा चीज होता है ना, जो वंस कन्विक्टेड और एक्यूटेड शैल नॉट बी वैक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी. दैट इज अदर थिंग. मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि अपील को कहीं बार्ड नहीं किया गया है. तो वहां भी फिर से वही बात है, जब से ऑर्डर आया है सेशन कोर्ट का, 30 डेज का टाइम है उसके पास, वो अपील कर सकता है, टाइम एक्सटेंड हो सकता है, सफिशिएंट कॉज है उसके पास. तो अब ये अपील कर रहा है हाई कोर्ट में. ठीक है, अपील हाई कोर्ट में कर दिया. तो एक तरफ तो डेथ सेंटेंस की कंफर्मेशन तो गई हुई है और एक तरफ अपील लग गई. अब हाई कोर्ट में देखो इसका 2 केस है. ठीक है, हाई कोर्ट में इसका क्या है? 2 केस है. ठीक है, क्या दोनों केस एक ही बेंच के पास जाता है या अलग अलग बेंच के पास जाएगा? दिस वन. अभी मैं एक बात बताता हूं, आपको ध्यान से सुनना. जो कंफर्मेशन वाला केस जाता है ना, वो सिंगल जज के पास जाएगा. सजा से जो साइन करना है, अगर डेथ सेंटेंस को कंफर्म करना तो 2 जजेस की जरूरत होती है. ठीक है, और जब कभी भी अपील में जाते हैं हम, आप ध्यान से समझ लो, अगर अपील में जाते हैं और अपील को जो फैसला है वो सेशन कोर्ट का है, तो जब अपील करेंगे ना तो वो केस कहां पे जाएगा? डिवीजन बेंच पे जाएगा. डायरेक्ट डिवीजन बेंच पे जाएगा. ठीक है, सेशन कोर्ट के अगेंस्ट जब हम अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में, आपको नहीं बताना पड़ता है कि भाई हम डिवीजन बेंच में भेजो केस को, आपको नहीं बताना पड़ता है. आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि इंप्यूग्ड ऑर्डर क्या है. इंप्यूग्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जो ऑर्डर के खिलाफ हम अपील करते हैं उसको क्या कहते हैं? इंप्यूग्ड ऑर्डर. ठीक है, जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील करते हैं उसको हम कहते हैं इंप्यूग्ड ऑर्डर. इसको जब भी आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करोगे, कहीं अपील फाइल करोगे, एप्लीकेशन के ठीक नीचे जो है इंप्यूग्ड ऑर्डर लगाना पड़ेगा. फर्स्ट एनेक्चर किसका होगा? इंप्यूग्ड ऑर्डर का होगा. और जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो इंप्यूग्ड ऑर्डर कहां लगता है? वो सबसे ऊपर लगता है, एप्लीकेशन से भी ऊपर लगता है इंप्यूग्ड ऑर्डर. और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन के जस्ट बाद वाला एनेक्चर क्या होगा? इंप्यूग्ड ऑर्डर होगा. जब वो देख लेंगे कि नहीं साहब ये केस जो है सेशन के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, तो इंप्यूग्ड ऑर्डर जाता किसके पास है? डीवी में जाएगा, डिवीजन बेंच में जाएगा. या फिर कोई ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, जैसे डीआरटी का ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, हालांकि वो होती नहीं है हाई कोर्ट में, फिर भी फाइल करते लोग करते हैं, तो भी कहां जाएगा वो? तब भी जाएगा डिवीजन बेंच के पास एवरी टाइम. देखो, मेरा अभी क्वेश्चन ये है कि क्या एक एक्यूज्ड जिसको फांसी की सजा हुई है, एक तरफ तो उसका डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन के लिए गया है, दूसरी तरफ वो खुद से अपील के लिए जा रहा है, क्या ये अलाउड है या नहीं है? आंसर है बिल्कुल है, कहीं नहीं बार्ड किया गया है. अब कौन सा काम पहले हो जाएगा? डेथ सेंटेंस कंफर्म करने वाला या अपील वाला? अपील वाला नहीं होगा पहले. अपील में बहुत बारीकी से चीजें देखते हैं, पूरे चीज फैक्ट्स, पूरे लॉज को बारीकी से देखा जाता है. डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन में क्या देखा जाएगा? रेयरेस्ट ऑफ रेयर है दिस वन. क्या यहां डेथ सेंटेंस बनती है? ओनली दिस काइंड ऑफ थिंग देयर. ये बेसिक देखे जाते हैं. वहां जाते हैं कहां पे? अपील में. पहले काम हो जाएगा वो डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन वाला.
लेकिन 409 बोलता है जज साहब रुकिए, आप कंफर्म तब तक नहीं करेंगे जब तक वो अपील डिस्पोज्ड ऑफ ना हो जाए। उसका अपील डिस्पोज्ड ऑफ हो जाने दीजिए। अब आपको कंफर्म करना है तो आप क्या कीजिए, कंफर्म कीजिए। दिस इज द सिचुएशन कॉल्ड हियर। तो इसी वजह से क्या होता है, हाई कोर्ट में भी टाइम लगता है। ये नहीं होता है कि तुरंत गए 1-2 महीने में कंफर्मेशन आ गई, उसको तो टाइम नहीं लगता। लेकिन जो अपील वाला मैटर है, अब कई बार कोर्ट होता है ना, दोनों को मर्ज भी कर देती है, दोनों पिटीशन एक ही जज के पास, एक ही बेंच के पास चला जाता है, एक ही जज दोनों चीजों को देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग अपील नहीं करते हैं, उसी में अपनी बात रखते हैं। हाँ, सब पावर है, सब कर सकते हैं, हाँ सब करेंगे वो। इवन कोर्ट के पास इंक्वायरी करने का पावर है। जब आप कंफर्मेशन के गए, कभी कभी वो पर्सन अपील ना करे चलेगा, लेकिन उसका वही अपील का मैटर वो वहां पे देख सकता है, वहां भी बता सकता है। बट उसके राइट को बार्ड नहीं किया जाता कि भाई तुम अपील नहीं करोगे। एक पर्सन चाहे तो वो अपने हिस्से, अपने सहमति का, अपनी सलामती के लिए अपील करे और फिर वहां भी करे, दोनों काम। वो तो अपने आप होता है, वो प्रोसीजर है। डेथ सेंटेंस की कंफर्मेशन वो तो अपने आप होता है, बट ये पर्सन खुद करता है। ठीक है यहां तक? तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, साइंड बाय 2 जजेस, बोलता कम से कम 2 जजेस की साइन होगी। मतलब मैं ये ही बता दूं कि केस जो जाएगा ही वो डिवीजन बेंच के पास जाएगा। कंफर्मेशन का जो केस जाएगा वो किसके पास जाएगा, डिवीजन बेंच के पास। नहीं, जिस बेंच पे एक जज बैठते हैं उसको कहते हैं सिंगल बेंच, जहां 2 जजेस होते हैं उनको कहते हैं डिवीजन बेंच, और जहां 3 जजेस होते हैं वहां उनको क्या कहेंगे, मल्टीपल बेंच। मल्टीपल बेंच, 3 या उससे ज्यादा जजेस जो भी हो, दैट्स कॉल्ड द मल्टीपल बेंच। So in every case so submitted, the confirmation of sentence or any new sentence order passed by High Court shall, when such court consists of 2 or more judges, be made, passed and signed by how many judges? At least 2 of them. This one. देखो कमेंट्री में मैं चीजों को बस जो बोलता हूँ वही लिखता हूँ, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बस। या तो कुछ केस स्टडी होगी या 411 difference of opinion. Difference of opinion. See, sometimes there is the possibility that the judge is having the different opinion. जज का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है ना? अच्छा मान लो डिवीजन बेंच है, एक बात बताओ, डिवीजन बेंच है, कितने जज होते हैं? 2 है। एक आके बैठे हैं, दूसरे आए ही नहीं है, तो क्या करेंगे वो जज? एक आके कोर्ट में बैठ गए, दूसरे का वेट कर रहे हैं, दूसरे अभी तक नहीं आए हैं, तो क्या जो आए हुए वो अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं? वो क्या करेंगे फिलहाल बैठ के? वेट करेंगे। वो कोर्ट रूम में ही नहीं आएंगे, वो कोर्ट रूम में नहीं आएंगे, वो चैम्बर में ही बैठे रहेंगे। डिवीजन बेंच है तो दोनों जजेस जो होंगे वो आएंगे तो बिल्कुल साथ साथ, है ना? ट्रिपल बेंच है, तीनों आएंगे तो तीनों साथ आएंगे। अगर 12 जजेस की बेंच है, 13 जजेस की बेंच है, तो आएंगे तो ऑल 13 एक साथ। सही है? अब एक बात बताओ, 2 जजेस की बेंच है और दोनों की ओपिनियन डिफरेंट होगी, बोथ आर हैविंग द डिफरेंट ओपिनियन। अब क्या करना है बताओ? दोनों की ओपिनियन डिफरेंट है, व्हाट टू डू नाउ? बोथ ऑफ द जजेस हैव द डिफरेंट ओपिनियन। तो यहां कहता है कि 433 के अकॉर्डिंग मैटर को रिजॉल्व करेंगे।
433। कभी कभी जजेस के ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, कई बार होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। वन जज चाहते हैं कि इसको फांसी दे, दूसरी जज चाहते नहीं, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम नहीं है, दैट्स ही मे बी ऑफ कोर्स गिवन द लाइफ इम्प्रिजमेंट देयर इज द सिचुएशन। तो मैटर 433, तो इसमें क्या होता है, वो इक्वली डिवाइडेड है केस। तो यहाँ कहते हैं कि तीसरे जजेस के पास भेज देते हैं, कोई थर्ड के पास, उनके ओपिनियन के लिए। एंड जब भी डिफरेंस ओपिनियन हो, कोर्ट शैल सुमोटो रेफर द केस टू ए व्हाट थर्ड जज इवन विदाउट एन एप्लीकेशन। सुमोटो मतलब क्या होता है? सुमोटो कई बार होता है ना, कोर्ट जो है एप्लीकेशन पे काम करती है, ठीक है। कभी भी कोर्ट को देखोगे, कुछ काम करवाना है तो कोर्ट में क्या करना होगा, एप्लीकेशन लगाने पड़ेंगे या पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, है ना। लेकिन सुमोटो का मतलब क्या होगा, कोर्ट बिना एप्लीकेशन का काम कर लेगी, दैट्स कॉल्ड सुमोटो, अपने आप, विदाउट एनी एप्लीकेशन रेफरेंस ऑफ द पार्टीज दैट यू नो। जैसे कभी कोर्ट वीडियो देख के कॉग्निजेंस ले लेती है, न्यूज देख के कॉग्निजेंस ले ली, तो इसको कहते हैं दैट्स कॉल्ड द कोर्ट हैज टेकन द सुमोटो कॉग्निजेंस देयर। बेंच, whenever we are saying that बेंच, बेंच का मतलब क्या होता है, आप वो मत समझना बैठने वाला जगह। जब भी लॉ में बेंच बोलेंगे तो इसका मतलब होगा जज, नहीं, जब भी हम लॉ में बोलेंगे बेंच, सही है, तो ये मतलब हुआ जज। और अगर बार बोलेंगे ना तो बियर बार मत समझना, जब बार बोलेंगे तो मतलब क्या होगा, एडवोकेट, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं, बार बोलते हैं, बेंच बोलते हैं, बार एंड बेंच बोलते हैं, ठीक है। दिस वन, अब देखिए केस सबमिट हुआ हाई कोर्ट में फॉर कंफर्मेशन। चलिए तो जब भी हाई कोर्ट जो है कंफर्मेशन के लिए केस आया सेंटेंस ऑफ डेथ का, तो कोर्ट के जो ऑफिसर होते हैं, द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट, प्रॉपर ऑफिसर को यहां कहते हैं हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर, कोर्ट मास्टर, है ना। तो प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट, सही है, जो कंफर्मेशन का ऑर्डर है, कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर जो भी है, सेंड करेंगे फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक मीन से हाई कोर्ट को सील के साथ ऑफिशियल सिग्नेचर से अटैच करके किसको भेजेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन को भेजेंगे। इट विल बी सेंट टू द कोर्ट ऑफ सेशन, इट विल बी सेंट टू द कोर्ट ऑफ सेशन। जिस कोर्ट ऑफ सेशन ने, जिस कोर्ट ने फांसी दी थी, सजा, फांसी की सजा दी थी, हाई कोर्ट का कंफर्मेशन ऑर्डर किसके पास चला जाएगा, उसी कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा। क्यों बोला, क्योंकि हाई कोर्ट का जो कंफर्मेशन ऑर्डर चला जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन में, तो कोर्ट ऑफ सेशन को अभी भी कंफर्मेशन आया, अभी भी फांसी नहीं हो जाती इमीडिएटली, स्टिल द पर्सन हैज गॉट द राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अब कई बार ऐसा होता है ना, मैं ये बताता हूँ कि कोर्ट ऑफ सेशन में से गया हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए, हाई कोर्ट ने सब देखा, कंफर्मेशंस किया, मान लो मैं साल भर के बाद जो है सेशन के पास ऑर्डर आ गया वापस, और सेशन ने उसको हाई कोर्ट ने क्या किया, कंफर्म कर दिया। अब जिसको डेथ सेंटेंस हुई है, अब वो जाएगा हाई कोर्ट अपील के लिए, क्योंकि अपील का राइट उसके पास अभी भी है। अब वो जाएगा कहाँ पे, हाई कोर्ट के लिए, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है हाई कोर्ट कॉन्डोन कर देगी डिले को, हाई कोर्ट में अब अपील वो करेगा। हाई कोर्ट में उसकी अपील की सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट ने अगर उसकी अपील को डिसमिस कर दी,
फिर उसके पास जब राइट, फिर वो क्या करेगा, वो सेशन में वो ऑर्डर वापस आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ सोच करके, अब उसको क्या करना चाहिए? हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया डेथ सेंटेंस, अब उसको क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए उसे? रिवीजन। लेकिन वो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, आराम से बैठेगा। फिर क्या होगा? मतलब हाई कोर्ट ने कह दिया इसको फांसी होगी, कंफर्म कर दिया, अब वो क्या करेगा? प्रैक्टिकली देखो लोग, देखो कैसे डेथ सेंटेंस को लंबा खींचते हैं, ट्रिक्स बताता हूं। आराम से बैठेगा, फिर उसको फांसी कब होगी? तो जब स्टेट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में वो लगाएगी, एग्जीक्यूशन लगाएगी कि इसकी ब्लैक वारंट इशू कीजिए इसको फांसी पे चढ़ाने के लिए। सेशन कोर्ट में इसकी एग्जीक्यूशन लगाएगी। सेशन कोर्ट ने एग्जीक्यूशन एडमिट किया, ठीक है, डेट दे दी 3, 4, 6 महीने के बाद की, 6 महीने की डेट आ गई। अब जब एग्जीक्यूशन की डेट लगी हुई है यहाँ पे, अब जाएगा वो हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जाएगा कि सर मेरी अपील एक्सेप्ट कीजिए। हाई कोर्ट ने अपील को क्या किया? एडमिट कर लिया। अब थोड़ी ना फांसी होगी वहाँ पे, अब हाई कोर्ट अपील एडमिट की, तो वो एग्जीक्यूशन उस वक्त खारिज हो गया। अब हाई कोर्ट में वो 2 साल 3 साल केस चलेगा। जब हाई कोर्ट में 2-3 साल जब केस चलता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हाई कोर्ट पॉसिबल है अपील को डिसमिस कर रही है। अब क्या होगा? अब जिसको डेथ सेंटेंस हुई वो आराम से बैठेगा भी, क्योंकि वो जानता है उसके पास कोई सबूत तो है उसके खिलाफ नहीं है, सारा क्राइम तो किया है, मरना तो उसको है ही। कितना लंबा खींच सकता है वही देखना है। तो आराम से जेल में बैठेगा, खाएगा पिएगा, मस्त रहेगा। जब सरकार को कोई बोलेगा कि अरे उसको फांसी तो दिलवाओ, फांसी की सजा हो चुकी है, तब सरकार फिर से जाएगी, एग्जीक्यूशन लगाएगी उसी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। अब उसको पता चलेगा अरे एग्जीक्यूशन लग गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? तो हो सकता है हाई कोर्ट में क्रिट लगा दे कि मेरी ये बात नहीं सुनी गई थी, सेशन को कहे कि फिर से ये बात सुने, है ना। ये सब ट्रिक्स यूज करते हैं आजकल। हाई कोर्ट के जज भी बहुत समझते हैं ये सब चीजें, पहले दिन में ही डिसमिस कर देते हैं वो रिट, फर्स्ट डे ही डिसमिस कर देते हैं। अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, अब अपील फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डेथ सेंटेंस जिसकी होती है उसके सारे डिले माफ रहता है, कभी भी कुछ भी सुन लेते हैं। रात में कोर्ट में खड़ा हो जाए, सुबह फांसी होने वाली है, कोर्ट के बाहर रात में खड़ा हो जाए, कोर्ट का दरवाजा खुल जाएगा, जज उठ के आ जाएंगे, बताओ। तो अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में वो। अब सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील लगा दी, तो यहाँ फांसी क्या होगी? स्टे होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में तो 5 साल गया केस, 5 साल की लाइफ उसको फिर से वैलिडिटी मिल गई, 4-5 साल की वैलिडिटी फिर से मिल गई। 5 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट में लगा, उसके बाद जाकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, अभी भी आराम से पड़ा हुआ है। फिर जाएगा सरकार को, अरे सरकार इसका तो एग्जीक्यूशन लगाओ, मारो तो इसको, सबसे क्राइम करके बैठा हुआ है। जब हल्ला हंगामा होगा, 4 लोग बोलेंगे, तो फिर जाके एग्जीक्यूशन लगेगी। लेकिन जिसके फैमिली वाले हैं ना, जो सफरर है, जो विक्टिम्स के फैमिली वाले, अगर वो अलर्ट है तो जल्दी जल्दी काम करवाएंगे। लेकिन जो विक्टिम के भी कोई नहीं देखने वाला, तो फिर काम जल्दी नहीं होगा। अब क्या होगा? अब वो जाएगा फिर एग्जीक्यूशन लगाने सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब उसका अगला रेमेडी क्या है? प्रेसिडेंट के मर्सी पिटीशन। अब जाएगा प्रेसिडेंट पे मर्सी पिटीशन। बस वहां तो एप्लीकेशन पार्क हो जाता है, वो पार्किंग है वहां, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल पूरी पार्किंग पार्क रहेगा वहां एप्लीकेशन। अब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है कि ये कौन सी जाति का है, लेडी है या जेंट्स है, SC है ST है, क्या है, अभी इसको मारना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इलेक्शन आ रहा है, अभी नहीं मारते हैं, इस कास्ट के लोगों का वोट आना है, सही है। तो वो प्रेसिडेंट को ये रिकमेंडेशन ही नहीं भेजेंगे, वो मामला ही वहां फंसा रहेगा प्रेसिडेंट पे। तो इस तरह से क्या हो गया? फांसी की सजा फंसी हुई है। हाँ, अब ज्यादा डिले हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन। अरे हम तो रोज मर रहे हैं, आज मरे कल मरे, हमारा तो रोज पिटीशन चल रहा है कोर्ट में, अब हमारा कम्यूट कर दो। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है डन, कम्यूट कर दो, सही है। 40 मर्सी पिटीशंस प्रेसिडेंट के पास अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। और ऐसे ऐसे अपराधी, मतलब एक लेडी तो 40 बच्चे को मारी है, ठीक है, 40 बच्चे, मोहल्ले से बच्चे चुराती थी, मार देती थी, बेच देती थी, भीख मंगवाती थी, सब करके हाथ पैर काट के भीख मंगवाती थी, बेचती थी। ऐसे एक लड़की तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पूरी फैमिली को मारी हुई है, जिसमें कि 6 महीने का बच्चा भी है, वो मेरिट की एक लड़की है। ऐसे ऐसे अपराधी हैं, ठीक है ना, और सारे पिटीशंस पेंडिंग है। तब इसमें अब निर्भया वाले में 4 फांसी हुई, उसमें पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व हो गया था। पॉलिटिक्स, धरना प्रदर्शन, उनको मारने के लिए, उनको फांसी दिलवाने के लिए बहुत इन्वॉल्व हो गई थी, मीडिया बहुत आगे आ गई थी, इलेक्शन का समय था, तो उस वक्त वो करना पड़ गया था वो चीज़ें। अफजल गुरु वाले केस में
ये सब चीजें मतलब फांसी से भारत में होता है, बहुत एक्यूट सिचुएशन होता है उसी वक्त होता है। अदरवाइज किसी को फांसी हो जाने के बाद भी क्या होता है, वो लंबे समय तक चलता रहता है। कहाँ कोई, दीपिका पादुकोण को हुई है बस जवान फिल्म में। हाँ हाँ, मिल जाना और फांसी हो जाना दो अलग अलग चीज है। फांसी तो पुणे वाली को भी हुई है, मेरठ वाली को भी हो रखी है, लेकिन रियल में जो लेडी को फांसी हुई है ना, सिर्फ दीपिका पादुकोण को हुई है फिल्म में। क्या चीज? एग्जीक्यूशन के लिए जो एप्लीकेशन है इसका DNS नहीं होगा। हाँ अभी आएगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो फांसी के एग्जीक्यूशन के लिए तो जाते ही हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कोर्ट फांसी दी अब चल अब तुमको फांसी पे लटका देते हैं, है ना। दिस वन